पाकिस्तान के नए माली साल की बजट की तैयारियां जारी हैं। बजट के सिलसिले में पाकिस्तानी हुकाम और आईएमएफ के दरमियान हफ्ता भर जारी रहने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 2027 में 2% प्राइमरी सरप्लस का हसूल यकीनी बनाने, बजट खसारा कम करने, मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती बरकरार रखने, तवानाई और मालियाती शोबे में इस्लाहात करने जैसे इकदामात पर इत्तफाक राय हो गया है। ताहम आईएमएफ ने इन मुज़ाकरात के बाद जारी होने वाली अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि 2027 के बजट पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। आईएमएफ मिशन ने इन मुज़ाकरात के बाद अपने बयान में कहा है कि आईएमएफ के मिशन ने 13 से 20 मई 2026 तक इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल कर लिया है। इस दौरे में पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल, इस्लाहाती इक़दामात और माली साल 2027 के बजट पर तफसीली बातचीत हुई है। आईएमएफ के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2027 में जीडीपी के 2% प्राइमरी सरप्लस के हसूल के अज़म को दोहराया ताकि माली इस्तेहकाम और मुआशी मजबूती को यकीनी बनाया जा सके। बजट खसारा कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत टैक्स नेट को वसी करेगी, टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाएगी और अखराजात में किफ़ायतशारी लाएगी। आईएमएफ के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि महंगाई पर काबू रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखी जाएगी और ख़ास तौर पर तवानाई की कीमतों में इजाफे के मुमकिन असरात पर गहरी नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा आईएमएफ ने अपने बयान में कहा है कि मुज़ाकरात में कई अहम शोबों में जारी इस्लाहात का जायज़ा लिया जाएगा, जिनमें तवानाई के शोबे में इस्लाहात, सरकारी इदारों की बेहतरी और मालियाती शोबे की इस्लाहात शामिल हैं। आईएमएफ के मुताबिक बिजली की सब्सिडी के निज़ाम में इस्लाहात पर भी हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत हुई है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। आईएमएफ की जो टीम है वो इस वक्त जा चुकी है, लेकिन आई बिलीव कि जब तक बजट के तमाम अहदाफ इत्तफाक राय से मंजूर नहीं हो जाते तब तक वर्चुअल जो उनकी इंटरेक्शन है वो जारी रहेगी। लेकिन अब तक ज़रा बताइएगा कि जो मेजर अहदाफ हैं, चाहे वो टैक्स का नंबर हो, फिस्कल डेफिसिट हो या प्राइमरी सरप्लस हो, उस पर इत्तफाक राय हो चुका है हुकूमत पाकिस्तान के साथ? शहजाद साहब, आईएमएफ के साथ जो मेजर एग्रीमेंट है वो तो ऑलरेडी एक हो चुका है। दो बड़े नंबर्स हैं जो कि अगले बजट के लिए रेलेवेंट है। एक नंबर तो ये है कि आपने हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट का जो एक सरप्लस है वो कितना इन्होंने अगले साल दिखाना है या इसको अचीव करना, वो कोई 2800 अरब रुपया है अगले माली साल के लिए, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत को कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियों के बाद जो इनके पास नेट रेवेन्यू बचेगा वो कोई 2800 अरब रुपया होना चाहिए। लेकिन उस नंबर तक पहुंचने के लिए तो ये इतना आसान नहीं है 2800 अरब रुपए तक पहुंचना। जो सारा टैक्स इकट्ठा होता है उसमें 57.5% सूबों को चला जाता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है अगले माली साल की वो भी कोई 8000 अरब या कोई 7800 अरब रुपए के करीब है। तो वो सारी कैलकुलेशंस करके जो बाकी नंबर रह जाना चाहिए रेवेन्यू का, वो भी 2800 अरब रुपए के करीब रह जाना चाहिए। तो ये तो एक ब्रॉडर नंबर है जिसके ऊपर एग्रीमेंट है। और ये ना सिर्फ आपने देखा कि जो थर्ड रिव्यू हुआ तो उसकी रिपोर्ट के अंदर इसका जिक्र है, बल्कि जो आईएमएफ ने इलामिया भी जारी किया उसके अंदर भी इसका जिक्र है। तो हालांकि कुछ जगहों पे ये ख्वाहिश थी कि इस नंबर को थोड़ा सा रिलैक्स करवा लिया जाए, इस टारगेट को थोड़ा सा रिलैक्स करवा लिया जाए, वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है और फिर जितना लोगों के ऊपर पहले टैक्सेस का बोझ है। क्योंकि मसला ये आ रहा है शहजाद साहब, ये जो प्राइमरी सरप्लस का जो हदफ हासिल किया जा रहा है ये प्राइमरीली टैक्सेस के ऊपर हासिल किया जा रहा है। अखराजात में हुकूमत कमी नहीं कर पा रही किसी भी सूरत में, बल्कि अखराजात में इजाफा ही हो रहा है। जो बजट के नंबर में आपको थोड़ा बहुत अखराजात में कमी नजर आएगी वो इस वजह से कि कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी का बिल कम हो गया, क्योंकि शरह सूद कम हो गई थी 22% से। तो एक तो ये नंबर है प्राइमरी बजट का। दूसरा जो नंबर लॉक इन है वो है आपका एफबीआर का जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ अगले साल का, वो है 15,264 अरब रुपया। अब जो 15,264 अरब है उसको हासिल कैसे करना है, ये एक मसला है जो कि आउटस्टैंडिंग है। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो मसला ये है कि इस माली साल का जो रिवाइज टारगेट था वो कुछ 13,980 अरब रुपए के करीब था, जिसको अपनी आईएमएफ की रिपोर्ट में आईएमएफ ने कुछ 13,400 अरब रुपए के करीब दिखाया हुआ है। अब जितनी भी कलेक्शन होती है, अगर एफटीआर से कोशिश कर रहा है कि कम से कम 13,000 अरब को तो ये क्रॉस कर लेना, जिसका मतलब कि फिर भी इनका अच्छा खासा 1,000 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल है। तो अगर एक कलेक्शन अराउंड 13,000 अरब रहती है और अगले साल का हदफ 15,264 अरब रहता है, तो जो अगले साल का हदफ हासिल करने के लिए जो ग्रोथ रेट चाहिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये इशू है, आईएमएफ कुछ कह रहा है, हुकूमत कुछ कह रही है। दूसरा जो इशू है कि अगले साल का जो हदफ है उसको हासिल करने के लिए 2-3 तरह के बल्कि इकदाम करने हैं। एक नए टैक्सेस लगाने हैं, वो कोई जिसका नंबर कोई 215 अरब रुपए का आ रहा है। एक इन्फोर्समेंट जिसको एफबीआर कहता है, इन्फोर्समेंट की मदद से मजीद कोई 215 अरब है, ये कोई 430 अरब रुपए के ऊपर हो गया। तीसरी चीज ये है कि जो रिलीफ है
रिलीफ अगर हुकूमत देना चाहती है तनख्वाहदार तबके को, जिसके ऊपर हुकूमत खुद कह चुकी है हम देना चाहते हैं, आईएमएफ से बात करेंगे। अगर हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है एक्सपोर्टर्स को कि उनके ऊपर 1% ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, जो कि शायद वापस होना चाहिए। अगर हुकूमत कॉर्पोरेट टैक्स रेट में या सुपर टैक्स रेट में कमी करना चाह रही है, तो आईएमएफ के साथ हुकूमत ये पहले ही तय कर चुकी है कि जितनी आप किसी जगह पे टैक्स में रिलीफ देंगे, उसके बराबर आपको मेयर्स प्रपोज करने हैं। मतलब एक बड़ी अजीब सी मंतिक है आईएमएफ की कि अगर आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर 100-125 रुपए का टैक्स का बोझ कम करना, तो किसी और जगह पे 100-125 रुपए का बोझ डालो। सही है। आईएमएफ ये नहीं कह रहा कि अपना खर्चा कम कर लो, आईएमएफ ये नहीं कह रहा कि रेलवेज के पैसे काट दो जो हुकूमत दे रही है, आईएमएफ ये नहीं कह रहा कि सब्सिडीज पावर सेक्टर की उसके जो सर्कुलर डेट का फ्लो उसको कम करो, वो कह रहा है और टैक्सेस लगाओ। तो ये जो नंबर है ना कि जो रिलीफ मेजर है उसका क्वांटम एक्चुअल कितना है, उसके ऊपर आईएमएफ और नंबर है, हुकूमत का और है, और फिर उसके लिए जो नए टैक्स लगे। तो ये जो चंद चीजें जो अभी आउटस्टैंडिंग है। और टैक्स में भी ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स स्पेस पे ज्यादा फोकस नहीं होता। जो शोबे ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं ज्यादातर जो है उसी पे फोकस होता है, और अगर वहां पे हुकूमत जो है वो पूरा नहीं कर सकती अपना हदफ, तो फिर ऐसा लगता है कि प्रोग्राम खटाई में पड़ जाता है। लेकिन हम ये बार बार बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स हो, रिटेल होलसेल का टैक्स अगर ना भी इकट्ठा हो तो आईएमएफ उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, और जो शोबे ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं उन्हीं पे मजीद बोझ डालता है। इंटरेस्टिंगली अब ये मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एक तो जो एफबीआर टैक्स रेवेन्यू है वो तो डिविजिबल पूल में जाता है, और ऑब्वियसली हुकूमत के पास यानी वफाक के पास 42% के आसपास बचता है। लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें हम देख रहे हैं ओवर द ईयर्स इजाफा हुआ है, चाहे वो स्टेट बैंक का प्रॉफिट हो, दूसरी कंपनीज का प्रॉफिट हो, और लेवी हो। और लेवी की जो प्रोजेक्शंस आईएमएफ की अगले साल की है वो 1727 अरब रुपए की हैं। तो इसका मतलब तो ये शहबाज के इस वक्त अगर आईएमएफ कहता है कि 1460 अरब इकट्ठा करने के लिए आपको 160 रुपए की लेवी लगानी है डीजल और पेट्रोल पर, तो अगले साल के लिए अगर 1700 अरब रुपए की प्रोजेक्शंस हैं तो फिर लेवी मजीद बढ़ानी पड़ेगी। जबकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जो खबर आई थी वो ये थी कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री समझती है कि 1000 अरब रुपए की लेवी होनी चाहिए, यानी कि 50 रुपए लेवी चार्ज होनी चाहिए ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो ये क्या तजाद है? क्योंकि आईएमएफ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मोस्ट लाइकली वही करेगा जो आईएमएफ उनको प्रोजेक्शंस देंगी। देखिए शहजाद साहब, एक तो जो आपने बात की ना कि जो एफबीआई और आईएमएफ के जो नंबर्स हैं, खासतौर पर ये जो ऑल्टरनेट की बात करते हैं, उनका जो फोकस हो गया वो हो गया क्वालिटी ऑफ मेयर्स के ऊपर। अब क्वालिटी ऑफ मेयर क्या है कि सेल्स टैक्स का रेट बढ़ा दो, 18 से 19% कर दो, तो गारंटेड आपको 200-250 अरब रुपए आ जाएगा जो पिछली बेस है उसके ऊपर। तनख्वाहदार तब के ऊपर रेट बढ़ा दो तो आपको गारंटेड पैसा आ जाएगा। किसी और जगह पे आप रेट बढ़ा दो तो गारंटेड पैसा आ जाएगा। वो क्वालिटी ऑफ मेयर्स की जब बात करते हैं तो उसका मतलब एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर ही बोझ डालना है। उनको पता है कि एफबीआर के अंदर सख्त नहीं है ब्रॉडनिंग की। ये आप उनकी डॉक्यूमेंट्स भी देखें, और उसके अंदर जो इनकी बल्कि जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ईवा पेट्रोवा जो इनकी मिशन चीफ है, जब वो यहाँ पे इस्लामाबाद में आई थी पिछली दफा रिव्यू के लिए, तो जो कराची में भी बात हुई वहां पे उनसे ये सवाल भी हो कि आप कर क्या रहे हो, ब्रॉडनिंग क्यों कर रहे हो, बाद आपने तरफ फोकस क्यों नहीं आपका। तो आगे से जवाब वहां पे बिजनेस कम्युनिटी को ये मिला, इसमें कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो शायद इस बात को वो वेरीफाई भी करेंगे कि जी हमें पता है कि अभी ब्रॉडनिंग में टाइम लगेगा। भाई कितना टाइम लगेगा? 2008 से तो मैं आईएमएफ के प्रोग्राम रिव्यू कर रहा हूँ और उसको देख रहा हूँ, तो उसमें तो हर दफा ये ब्रॉडनिंग की बात हो रही है। तो उनको पता है आईएमएफ को कि ये होने वाला नहीं है, ब्रॉडनिंग वाली बात नहीं हो रही, बल्कि बंद कमरों में हुकूमत की जो मीटिंग्स हो रही है उसके अंदर भी ये इतराफ कर लिया गया कि एफबीआर नाकाम हो रहा है, तो कुछ और अल्टरनेट की तरफ जाएं। अब दूसरी बात जो पेट्रोलियम लेवी वाली है, जो हर अमीर और गरीब को जो है वो अफेक्ट कर रही है, और गरीब को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। और हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जाता है ना कि जो पेट्रोलियम लेवी है सिर्फ एलीट को अफेक्ट करती है। वो आपने सुना होगा जो रिसेंट एक क्लिप था। इसमें जो लेवी के ऊपर अली परवेज मलिक साहब ने जो उनकी वजारत ने लिखा है, वजारत खजाना को आपने जैसे फरमाया कि वो कह रहे हैं कि 1727 अरब की बजाय आप अगले साल का जो हदफ है वो 1000 अरब रुपया रखो, क्योंकि उसके जो अंदर जो उन्होंने उसकी लॉजिक दी है वो वही है जो आप और मैं बात करूं। करें आप पाकिस्तान की जो एक सोशल स्टेबिलिटी है ना, उसका सवाल खड़ा हो। और ये बात अगर हुकूमत की वजारत और वजीर आज़म साहब के वजीर कह रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा अहम है। मैं और आप तो कहते रहते हैं, हमारी बातों पे तो वो तवज्जो नहीं देते। अच्छा, अब अगर वो वजीर साहब फरमा रहे हैं और उनकी वजारत कह रही है कि सोशल स्टेबिलिटी का मसला पाकिस्तान में बन रहा है, पेट्रोलियम लेवी को कम करें, तो मेरा ख्याल है कि वजारत खजाना को सुन लेना चाहिए, वजीर आज़म साहब को सुन लेना चाहिए, क्यों ये बात उनके अपने घर के अंदर से अब हो रही है, मेरे और आपके कहने की बात नहीं हो रही। हैविंग सेड दैट, आपको भी पता है, हमें भी पता है, अब जो सारा जो जोर है वो तो वहां पे चलेगा ना जहां पे टैक्स आप बगैर कुछ किए ले लो। एफबीआर पहले ही 95% टैक्स जो है वो बगैर कुछ किए हुए ले रहा है। पेट्रोलियम लेवी भी आप पेट्रोल पंप पे जो जा रहा है वो डलवा रहा है और आपको दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब का जितना भी फोकस था
एफबीआर की इस्लाहात के हवाले से चेयरमैन एफबीआर की जितनी भी कोशिशें थी, और उन्होंने शुरू में बिल्कुल सिंसियर कोशिशें इस हवाले से की। चेयरमैन एफबीआर ने गाड़ियां भी दी इनको, इनकी तनख्वाहों में भी 4 गुना इजाफा कर दिया, खुद भी कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, मैकेंजी को इन्वॉल्व किया गया। बट बॉटम लाइन ये है कि अहदाफ हासिल नहीं हो रहे और ब्रॉडनिंग नहीं हो रही। अहदाफ में हम कह सकते हैं कि चलें जी, इन्होंने 683 अरब से शॉर्टफॉल तो किया, लेकिन चलें 10% से ग्रो भी किया। सही है। ब्रॉडनिंग का आप कैसे इनका जस्टिफाई करें? वो चीज कैसे इनको इग्नोर कर दें कि आप क्यों ब्रॉडन नहीं कर पा रहे? ये सबसे बड़ा और सवाल है। कैसे और इसका टाइम पर जवाब अभी तक लेवी इंक्रीज की जा रही है जब ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर, और उसकी वजह से वो तो आपको पास ऑन करना पड़ता है, लेकिन इजाफी आप टैक्स लेवी अभी आपने बढ़ाई है रिसेंटली, और अगर अहदाफ आते हैं जो आईएमएफ की प्रोजेक्शन है तो मजीद लेवी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। एक और चीज़ पे अभी हम डिस्कशन देख रहे हैं और अखबारात में भी इस पर खबरें आई हैं। पहले ये खबर आई कि जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उसको जो सब्सिडी दी जा रही है वो खत्म कर दी जाएगी, लेकिन वजारत तवानाई का भी एक क्लैरिफिकेशन आया, वो कहते हैं कि इसको नहीं चेंज किया जा रहा। क्या हकीकत क्या है? क्या कोई रद्दोबदल करने का इरादा है इसमें या नहीं? शहजाद इकबाल साहब, एक साइड पे आईएमएफ का डॉक्यूमेंट है और एक साइड पे वजारत तवानाई के बयानात हैं, और उनके बयानात तो आपको पता है ना कि वो 2023 से कह रहे हैं, 2022 से, बल्कि कि हम उसके ऊपर सोलर पॉलिसी के ऊपर नहीं कर रहे, हम नेट बिलिंग पे नहीं जा रहे, फिर नेट बिलिंग पे चले गए, फिर एक साइड पे कुछ कहते हैं, दूसरी साइड पे कुछ कहते हैं। तो अगर आपके पास एज एन एंकर पर्सन, एज ए सिटीजन और एज एन इन्फॉर्म सिटीजन आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, एक साइड पे आईएमएफ का डॉक्यूमेंट है और दूसरी साइड पे वजारत तवानाई की स्टेटमेंट है, तो आप खुद सोच लें कि किसकी वैल्यूज और इसकी जो है, और आईएमएफ का डॉक्यूमेंट कैटेगोरिकली ये कहता है कि ये जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए सब्सिडी है खत्म करनी है। देखिए, टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर वो बिल्कुल वाजे बात कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। उनका गालबन, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका जो ये रेजिलियंस वाला जो लोन है ना, 1.4 बिलियन डॉलर वाला, उसका या उसकी कंडीशन नंबर 8 है या 12 है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ, वो देख लीजिएगा। उसके अंदर ये वाजे लिखा हुआ है ये टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जाना है। अब उसका जो एक तरीकेकार है जाने का, अगस्त तक इन्होंने ये नया सिस्टम टेस्ट करना है। अब अगर ये जो आपके जो वो कंज्यूमर जिनके 200 यूनिट से 300 यूनिट्स की कंजम्पशन में, मोस्टली 200 यूनिट्स की मंथली कंजम्पशन है, तो उनके बिलों में सब्सिडी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। ये अचानक से सब्सिडी कैसे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई उनके बिलों में? क्योंकि उनको बताया गया कि ये सब्सिडी तुम्हें दे रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा लो, एक आपको एचआर को वो कोड एक दिया हुआ है वहां पे क्यूआर, और ताकि अगर आपने आगे सब्सिडी लेनी और आप एलिजिबल हुए तो आपको आगे सब्सिडी मिलेगी। तो अगर इन्होंने वहां पे सब्सिडी की अमाउंट बिजली के बिलों में दिखा रहे हैं, दे शुड, ताकि लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट से क्या ले रहे हैं, टैक्स पेयर्स उनको क्या पे कर रहे हैं, तो आप और मैं जो हम क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं हमारे बिलों में भी दिखा दें कि जी आपसे हम कितना पैसा लेके इन लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो इंडिकेशन आ रही है, आईएमएफ की रिपोर्ट, $1.4 अरब कर्ज प्रोग्राम की ये शर्त है, फिर बिजली के बिलों के अंदर सब्सिडी का रिफ्लेक्ट होना, ये बात उसी तरफ जा रही है। और इसकी जो डेट इन्होंने एग्री की हुई है आईएमएफ के साथ, वो जनवरी 2027 की है।